गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। माई सेल्फ अभिषेक सिंह। यूआईएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। फरवरी का करंट अफेयर्स लेकर मैं आया हूँ। पिछले सेशन में मैंने आपको सितंबर से जो करंट अफेयर शुरू किया था बिहार से रिलेटेड, वो सितंबर से लेकर शुरू किया था। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन एंड इस टाइम जो हो रहा है फरवरी का हो रहा है। ओके, तो फरवरी के अंतर्गत जो भी करंट अफेयर्स है, इसमें मेनली जो करंट अफेयर्स है वो बिहार बजट और बिहार आर्थिक सर्वेक्षण से रिलेटेड है। क्योंकि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण और बिहार बजट से भी बहुत सारे क्वेश्चन आ जाते हैं जो कि आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मेंस के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और प्री के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसको एक बार देख लेते हैं कि कैसे क्वेश्चन आते हैं, और उम्मीद करता हूँ कि यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्टली या इनडायरेक्टली दो चार क्वेश्चन आ जाए। ओके, तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। यहाँ से बिहार बजट की बात किया जाए तो बिहार बजट जो है, देखिए, सभी चीजें मैं बहुत ही विस्तार से बताऊंगा यहाँ पे। बहुत ध्यान से सुनिएगा ताकि आपके एग्जामिनेशन में यहाँ से क्वेश्चन आए तो आप उसको कर सकें। ओके, देखिए, बिहार बजट, यह बजट वित्त मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव ने, यहाँ पे ये ध्यान रखिएगा कि विजेंद्र प्रसाद यादव द्वारा इसे पेश किया गया। डायरेक्टली क्वेश्चन यहाँ से पुटअप किया जा सकता है कि किसके द्वारा पेश किया गया है। ठीक है, और जो राज्य के इतिहास के अब तक का सबसे बड़ा बजट भी है। 2026 में जो बजट आया है वो बिहार में अभी तक ऐसा बजट पेश नहीं हुआ था कि इससे ज्यादा उसमें आवंटित किए गए हों पैसे। ओके, विकसित बिहार के विजन पर आधारित, विकसित बिहार कौन सा, इसका विजन क्या है, विकसित बिहार के विजन पर आधारित, जो पिछले वित्त वर्ष 2025-26 की तुलना में लगभग 30,694 करोड़ अधिक है। 30,694 करोड़ अधिक है, बहुत ज्यादा इसमें फैक्ट आएंगे तो इसमें घबराना नहीं है। एक दो बार इसको अगर आप देखेंगे वीडियो को या फिर इसको लिख लेंगे कॉपी में, पुट डाउन कर लेंगे तो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, यह बजट सात निश्चय सात निश्चय की परिकल्पना के अंतर्गत प्रस्तुत किया गया है, जिसमें समावेशी विकास, रोजगार, शिक्षा, महिला सशक्तिकरण, कृषि और संरचना तथा लोगों के कल्याण पर विशेष 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 यहाँ पे जोर दिया गया है। ओके, तो सात निश्चय की परिकल्पना के अंतर्गत प्रस्तुत किया गया है, जिसके अंतर्गत बहुत सारी चीजें हैं जो कि रोजगार से है, शिक्षा से है, महिला सशक्तिकरण से है, कृषि से, और संरचना तथा, और संरचना मीन्स इंफ्रास्ट्रक्चर तथा आम लोगों के कल्याण पर विशेष जोर दिया गया है। तो यहाँ पे देखिए क्या होता है ये, जिस तरह, देखिए आप तो को ये लोग मालूम, ये तो मालूम होगा कि यूनियन बजट भी होता है एक, जो कि पूरे देश का बजट पेश किया जाता है। उसी तरह बिहार का बजट भी पेश किया जाता है। तो इसमें क्या होता है, बिहार के बजट के अंतर्गत जिस तरह पूरे देश की आर्थिक प्रगति को नापने के लिए, ओके, जीडीपी सकल घरेलू उत्पाद का उपयोग किया जाता है, ठीक उसी तरह राज्य के प्रति प्रगति को नापने के लिए भी एक प्रयोग किया जाता है, जिसको यहाँ पे जीएसडीपी कहा गया है। ठीक है, जीडीपी तो जानते ही होंगे आप, एस मतलब यहाँ पे स्टेट हो जाएगा। किसी भी स्टेट के जीडीपी को नापने के लिए जीएसडीपी का उपयोग किया जाता है, जिसको सकल राज्य घरेलू उत्पाद भी कहा जाता है। ओके, का उपयोग किया जाता है। परिभाषा क्या है जीडीपी का, जीडीपी का परिभाषा एक बार समझ लेते हैं। एक वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक एक वित्तीय वर्ष माना जाता है। कि कब से, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक एक वित्तीय वर्ष, हाँ, एक वित्तीय वर्ष माना जाता है के भीतर राज्य की भौगोलिक सीमा के अंतर्गत, ठीक है, राज्य के भौगोलिक सीमा के अंतर्गत उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के कुल मौद्रिक मूल्य, मॉनेटरी वैल्यू की ही जीएसडीपी कहलाता है। ओके, तो जीएसडीपी किसे कहते हैं ये आपको समझ में आ गया। इसमें राज्य के भीतर होने वाली खेती, उद्योग, दुकानें, स्कूल, अस्पताल आदि सभी शामिल किए जाते हैं।
ओके, तो ये जीएसडीपी की परिभाषा है। वैसे ये प्री में कमी आता है, लेकिन समझने के लिए जरूरी है कि कोई पूछ ले आपको जीएसडीपी और जीडीपी में क्या डिफरेंस है, तो आप बता सकें। ओके, और आपको समझना इसको ज्यादा जरूरी है। अब देखिए, अब यहाँ से मेनली जो हमारा शुरू हो रहा है, यहाँ से देखते हैं कि क्या क्या आपके बजट में क्या क्या दिया गया है। मुख्य आर्थिक संकेतक क्या है? बजट में राजकोषीय अनुशासन बनाए रखते हुए पूंजीगत निवेश को बढ़ाने की प्रयास किया गया है। ओके, राजकोषीय अनुशासन बनाए रखते हुए पूंजीगत निवेश को बढ़ाने के प्रयास किया गया है। ओके, तो आगे देखते हैं क्या है इसमें। संकेतक संकेतक बजट अनुमान, मुख्य विवरण परीक्षा के लिए महत्व। देखिए, अब यहाँ पे कुल बजट की बात की जाए, बजट आपको मालूम है कितना है? डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन पुटअप किया जा सकता है कि कुल बजट कितना है। तो कुल बजट यहाँ पे है 3,47,589.76 रुपए, यहाँ पे कुल बजट है। ओके, पिछले वर्ष की तुलना किया जाए, पिछले वर्ष से तुलना किया जाए तो 30,694 करोड़ की वृद्धि की गई है इसमें। ओके, अब की बार ज्यादा वृद्धि गई है 30,000। डायरेक्ट ये भी क्वेश्चन यहाँ पे पुटअप किया जा सकता है कि पिछले साल की तुलना में कितना वृद्धि हुआ है। और भी चार ऑप्शन दे दिया जाएगा, चार पांच मतलब जो भी ऑप्शन होते हैं इसमें दे दिए जाएंगे, तो आपको ये ध्यान रखना है कि 30,694 करोड़ की वृद्धि की गई है। टोटल बजट साइड, राज्य के इतिहास का सबसे बड़ा बजट बता चुका हूं पहले। आगे बढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट है ये वाला पॉइंट। अगर ओके, तो जीएसडीपी विकास दर का अनुमान की बात किया जाता है तो 50% यहाँ पे बढ़ा हुआ है। ठीक है, 50% है, स्थिर वर्तमान कीमतों के पर अनुमानित किया गया है। यह वृद्धि दर राष्ट्रीय औसत से अधिक है। अगर पूछा जाए डायरेक्ट यहाँ पे आपको क्वेश्चन में दे दिया जाता है कि क्या जीएसडीपी विकास दर कितना है, राष्ट्रीय औसत से ज्यादा है, कम है, कितने परसेंट ज्यादा है, या फिर कितने परसेंट है ये। तो राष्ट्रीय औसत से तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि मतलब ज्यादा तो है ही, लेकिन कितना परसेंट यहाँ पे है? जीएसडीपी विकास दर अनुमान लगाया गया है तो 15% है। ये भी आपको ध्यान में रखना होगा। ओके, राजकोषीय घाटा के बारे में देख लेते हैं। राजकोषीय घाटा डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है, ये वाला क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लेता है, आपको ध्यान रखना होगा कि राजकोषीय घाटा कितना है। तो 2.99% राजकोषीय घाटा है जीएसडीपी का। ओके, अब राजकोषीय घाटे घाटा के बारे में हम बता दे रहे हैं कि क्या होता है राजकोषीय घाटा। यह अभी बताता हूँ। यह घाटा एफआरबीएम क्या होता है? राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन सीमा के अंतर्गत आता है। ओके, किसके अंतर्गत आता है? एफआरबीएम। एफआरबीएम क्या होता है? राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन सीमा के अंतर्गत आता है ये। राजकोषीय घाटा क्या होता है ये समझ लो एक बार, जिसको इंग्लिश में फिजिकल डेफिसिट भी कहते हैं। सरकार की वित्तीय स्थिति का वह पैमाना है जो बताता है कि सरकार अपनी कमाई का कितना अधिक खर्च कर रहा है। ओके, जब सरकार का कुल खर्च उसी कुल आय बिना कर्ज वाली, ये ध्यान रखना है यहाँ पे ये ध्यान रखना है, बिना कर्ज वाली प्राप्तियां, कर्ज ना लिया हो, ओके, से ज्यादा हो जाता है तो उस अंतर को राजकोषीय घाटा कहा जाता है, राजकोषीय घाटा कहते हैं। सपोज क्या होता है, सरकार की वित्तीय स्थिति का पैमाना जो बताता है कि सरकार अपनी अधिक कमाई से कितना अधिक खर्च कर रही है। ठीक है, मतलब कि मान लीजिए कि 100 रुपए कमाती है और 100 कितना 112 रुपए 112.99 रुपए खर्च कर देती है। तो यहाँ पे राजकोषीय घाटा कितना हो गया? 2.99 राजकोषीय घाटा हो गया। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। ओके, अब देखिए, एफआरबीएम अधिनियम, यानी ये बता दे, फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट, यानी राजकोषीय उत्तरदायित्व और
बजट प्रबंधन अधिनियम, यह भारत सरकार द्वारा देश की वित्तीय स्थिति को सुधारने, सरकारी खर्चों में अनुशासन लाने और राजकोषीय घाटा को कम करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, बनाया गया एक बेहद महत्वपूर्ण कानून भी है। कानून है एक तरीके से एफआरबीएम, ताकि राजकोषीय घाटा को कम किया जा सके। ठीक है, इसलिए ये कानून बनाया गया है। किस तरह से कम किया जा सकते हैं वो उसमें जाने की जरूरत नहीं है, हमें ये ध्यान रखना है कि एफआरबीएम अधिनियम होता क्या है। ओके, एफआरबीएम का फुल फॉर्म भी जानना जरूरी है। एफआरबीएम का क्या है फुल फॉर्म? फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट है। ओके, और मेनली किस लिए बनाया गया है? मेनली आपको इसलिए बनाया गया कि राजकोषीय जो भी बजट प्रबंधन किया जा रहा है उसमें वित्तीय स्थिति को सुधारने के लिए तथा सरकारी खर्च को अनुशासन लाने के लिए, मतलब ऐसा नहीं कि कुछ भी उलूल जुलूल खर्च 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 कर दिया जाए, कुछ भी खर्च किया जाए। बहुत समझना होता है कि कैसे खर्च करना है इतना पैसा। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। बता दिया है। राजस्व अधिशेष की बात की जाए तो राजस्व अधिशेष कितना है? 0.1% है राजस्व अधिशेष। यह राज्य की मजबूती वित्तीय अनुशासन को दर्शाता है। ओके, राजस्व अधिशेष क्या होता है वो एक बार देख लेते हैं। राजस्व अधिशेष क्या होता है? लगभग वन लगभग रुपीज 1143 करोड़ यहाँ पे राजस्व अधिशेष है। मतलब जितना कमाया है उस जितना खर्च किया है उससे ज्यादा यहाँ पे 0.1% की इससे बढ़ोतरी हो गई है। ओके, तो राजस्व राज्य के मजबूत वित्तीय अनुशासन को ये दर्शाता है। फाइनल हेल्थ को समझने का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पैमाना है जो कि ये राजस्व अधिशेष सरकार के वित्तीय स्वास्थ्य फाइनेंस हेल्थ को समझने का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पैमाना है। सरल शब्दों में अगर कहा जाए तो जब सरकार की रोजमर्रा की नियमित कमाई उसके रोजमर्रा के नियमित खर्चों से अधिक हो जाती है तो बचे हुए धन को राजस्व अधिशेष कहा जाता है। ओके, ये ध्यान देने वाला बात है कि सरकार की रोजमर्रा की नियमित कमाई उसके रोजमर्रा के नियमित खर्चों से अधिक हो जाता है, मतलब जितना कमाता है उससे कम खर्च करता है। ओके, तो बचे हुए धन को राजस्व अधिशेष कहा जाता है। ओके, तो उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा ये सब चीजें। ठीक है, राजस्व प्राप्तियां क्या होता है, राजस्व अधिशेष क्या होता है, रेवेन्यू सरप्लस, मतलब सरप्लस यहाँ पे समझिए कि कुछ ना कुछ बढ़ जाता है, प्लस मतलब यहाँ बढ़ जाता है। ओके, जितना खर्च किया गया उससे ज्यादा उससे मुनाफा हो गया। ठीक है, तो ये राजस्व अधिशेष इसको कहा जाता है। पूंजीगत व्यय की बात की जाए, कुल बजट का पूंजीगत व्यय कितना है? 18.26% है कुल बजट का। 18.26 है यहाँ पे। ओके, कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना है यहाँ पे? 18 बुनियादी ढांचे इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण और दीर्घकालीन विकास के लिए महत्वपूर्ण होता है। ओके, पूंजीगत व्यय में दीर्घकालीन ये भी क्वेश्चन आता है कि पूंजीगत व्यय में क्या होता है, पूंजीगत व्यय क्या किस लिए होता है? तो बुनियादी ढांचे इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण और दीर्घकालीन विकास के लिए महत्वपूर्ण होता है। तो इसमें सड़क बनाया जाता है, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया जाता है ताकि आने वाले समय में उसे कुछ पैसा सरकार को मिले। ओके, तो ये होता है पूंजीगत व्यय। ओके, अगर राजस्व व्यय की बात की जाए तो राजस्व व्यय कितना है? 2,84,134 करोड़ राजस्व व्यय है, जिसको इंग्लिश में हम लोग रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहते हैं। ओके, इसका उपयोग मुख्य रूप से राजस्व व्यय, ठीक है, तो इसमें इसका खर्च कहाँ किया जाता है? ये पूंजीगत व्यय का कहाँ खर्च किया जाता है, राजस्व व्यय के कहाँ पे खर्च किया जाता है, ये ध्यान देने वाली बात है। इसको जरा समझ लीजिएगा एक बार। और कितना ये जो डेटा है इसको ध्यान रखना है। ओके, तीन चीजें ध्यान रखनी है आपको यहाँ पे। इसका उपयोग मुख्य रूप से वेतन, पेंशन, ब्याज भुगतान और सब्सिडी जैसे रोजमर्रा के खर्चों के लिए किया जाता है इसका उपयोग। ओके, वेतन देने के लिए, पेंशन देने के लिए, ब्याज के लिए, ब्याज जो हम लोगों ने कर मतलब कहीं से लोन लिया है किसी देश से, ठीक है, या फिर आईएमएफ वगैरह से, तो वहां पे कर्ज देने के लिए, सॉरी, ब्याज देने के लिए राजस्व व्यय का उपयोग किया जाता है। व्यय का वर्गीकरण की बात किया जाता है तो सरकार की खर्च मुख्य रूप से प्रशासनिक प्रतिबद्धताओं और विकासात्मक की योजनाओं के बीच बटा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे ये ध्यान रखिएगा आप। राजस्व एवं प्रतिबद्ध व्यय कमिटेड एक्सपेंडिचर ₹2,25,434 करोड़ कुल बजट का 65%। कितना है?
कुल बजट का कितना है 65% यहाँ पे बोला जा रहा है कि कुल पर्सन का 65% इसमें सरकारी कर्मचारियों का वेतन, पेंशन, ब्याज भुगतान और प्रशासनिक खर्च शामिल है। ओके, 65% खर्च कर दिया जाता है कर्मचारियों को, जितना भी जितना भी पैसा होता है उसका 65% यहाँ पे खर्च कर दिया जाता है। इसमें सरकारी कर्मचारी का वेतन, पेंशन, ब्याज भुगतान और प्रशासनिक खर्च शामिल भी होता है। और योजना व्यय की बात की जाए, स्कीम एक्सपेंडिचर की बात किया जाए यहाँ पे, तो ₹1,22,155 करोड़ लगभग 35% यहाँ पे यह राशि राज्य के विकास कार्यक्रम और कल्याणकारी योजनाओं को धरातल पर उतारने के लिए रखी गई है। ओके, तो योजना बनाने के लिए योजना बनाई गई, बहुत सारी योजनाएं बनती रहती हैं, को मालूम है, बहुत सारी योजना पे भी क्वेश्चन क्रिएट किए जा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखना कि योजना बनाया जाता है, उस पर भी एक्सपेंडिचर किया जाता है, एक्सपेंड किया जाता है। तो कितना किया गया है? 35% यहाँ पे एक्सपेंड किया गया है, किया जाएगा। पूंजीगत व्यय की बात किया जाए, तो पूंजीगत व्यय में आपको बताया ही मैंने, पूंजीगत व्यय और राजस्व व्यय के बारे में बता ही दिया मैंने। तो पूंजीगत व्यय कैपिटल एक्सपेंडिचर में कितना खर्च किया जा रहा है? 63,455.84 करोड़, लगभग 18.26। ओके, 18.26 इसका उपयोग पूंजीगत के अंतर्गत किसका? सड़क बनाने के लिए, पुलों को बनाने के लिए, अस्पताल को बनाने के लिए, नए स्कूल जैसे स्थायी बुनियादी ढांचे, एसेट्स के निर्माण के लिए किया जाता है पूंजीगत व्यय का प्रयोग। ओके, अब आगे देख लेते हैं, आगे क्या है। प्रमुख क्षेत्रों के लिए आवंटन और बड़ी घोषणाएं, कि किसमें कितना आवंटित किया गया है बजट में, वो भी एक बार देखने, यहां से भी क्वेश्चन क्रिएट किया सकते हैं कि शिक्षा क्षेत्र में कितना बजट एलोकेट किया गया है। ओके, तो ये देख लेते हैं हम लोग। शिक्षा की बात किया जाए, एजुकेशन की बात की जाए यहाँ पे, तो एजुकेशन तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है सभी के लिए। तो शिक्षा के सबसे अधिक हिस्सा मिला है, शिक्षा को सबसे ज्यादा यहाँ पे हिस्सा मिला हुआ है। इसमें इसके लिए 68,206 करोड़ कुल बजट का लगभग 20% अवार्ड यहाँ पे आवंटित किया गया है, 20% आवंटित कर दिया गया है। स्कूली शिक्षा और बुनियादी ढांचों को सुधारने पर जोर दिया गया है। जो भी बुनियादी ढांचे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको सुधारने पर जोर दिया गया है। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए राज्य के प्रत्येक पंचायत में एक मॉडल स्कूल स्थापित करने की योजना, प्रत्येक पंचायत में, राज्य के प्रत्येक पंचायत में एक मॉडल स्कूल स्थापित करने की योजना है। ठीक है, आगे बात किया जाए, रोजगार और 7 निषेध 1 करोड़ रोजगार का लक्ष्य रखा गया है। सरकार ने 7 निश्चय 3 के तहत वर्ष 2030 तक राज्य में 1 करोड़ नए रोजगार सृजित करने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा हुआ है। 2030 तक कितना? 2030 तक 1 करोड़ नए रोजगार सृजित करने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा गया है। कौशल विकास की बात की जाए तो युवाओं को इंडस्ट्री के लिए तैयार करने हेतु हब एंड स्पोक, ये ध्यान रखिए, हब एंड स्पोक है क्या? दैट क्वेश्चन पुट अप किया जा सकता है। हब एंड स्पोक क्या है? मॉडल पर नए स्किल डेवलपमेंट, हब एंड स्पोक ये स्किल डेवलपमेंट से रिलेटेड है। कौशल विकास केंद्र स्थापित किए जाएंगे ताकि जो भी बेरोजगार हैं वो स्किल अपना डेवलप कर सकें और कोई रोजगार पा सकें। ओके, तो आजकल के समय में स्किल पे जोर देना भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप लोग समझ ही सकते हैं स्किल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है अभी के समय के अनुसार। अब देखिए, ये वाला भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है बहुत ज्यादा। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि जननायक कर्पूरी ठाकुर किसान सम्मान निधि, इस मतलब ये पहले से चल रहा है। ओके, इस नई और महत्वपूर्ण योजना के तहत पात्र किसानों को प्रति वर्ष 9,000 की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। यह राशि पहले की तुलना में 3,000 अधिक है। पहले 6,000 मिलती थी, इसके अंतर्गत जननायक कर्पूरी ठाकुर किसान सम्मान निधि के अंतर्गत अब 9,000 दिया जाएगा, 3,000 और ऐड कर दिया जाएगा। ओके, तो क्वेश्चन डायरेक्ट पुट अप किया जा सकता है, कितना पहले मिलता था
और कितना अभी ऐड करने की बात की जा रही है। ओके, किया गया है। महिला सशक्तिकरण और समाज कल्याण। महिला सशक्तिकरण और समाज कल्याण, मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना इंपॉर्टेंट है इसमें। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना योजना है। योजना भी बता दिया आपको मैंने। एक पीछे वाला योजना बताया जननायक कर्पूरी किसान सम्मान निधि वाला, और ये मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के बारे में यहाँ पे बताया गया है। महिलाओं को उद्यमी बनाने और उन्हें स्वरोजगार के लिए प्रत्येक पात्र महिला को 2 लाख तक की सीधी वित्तीय सहायता प्रदान किया गया है। कितने लाख? 2 लाख। 5 लाख, ऑप्शन में 5 लाख भी दिया जा सकता है कि मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के अंतर्गत महिलाओं को 5 लाख रुपए तक की सीधी वित्तीय सहायता का प्रावधान किया गया है, जो कि रॉन्ग होगा। कितने लाख यहाँ पे हो जाएगा? यहाँ पे 2 लाख की बात की गई है। 2 लाख मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के अंतर्गत महिलाओं को दिया जाएगा, सीधी वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी, ताकि वो अपना कोई छोटा मोटा कोई काम कर सकें। ओके, स्वयं सहायता समूह एसएसजी, सेल्फ हेल्प ग्रुप, बजट में जीविका दीदी और स्वयं सहायता समूह के माध्यम से लगभग 1.56 करोड़ महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने पर विशेष ध्यान दिया गया है। कितनी महिलाओं को? 1.56 करोड़ महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए विशेष ध्यान दिया गया है बजट में। इस बजट में वृद्धों, बच्चों और कमजोर वर्गों के लिए सामाजिक कल्याण प्रावधान हेतु ₹7724 करोड़ अलग से आवंटित किया गया है। देखिए, सबसे बड़ी बात ये है ना कि बजट पढ़ते हो बहुत सारे इसमें आपको डेटा दिखेंगे। ओके, तो यहाँ पे घबराने वाली बात नहीं है, क्योंकि आप घबरा जाओगे तो फिर इसको स्किप कर दोगे। ओके, तो ठीक है, कोई बात नहीं। थोड़ा सा इसमें डेटा है, लेकिन आपको इसको ध्यान देना पड़ेगा। एक दो बार इसे रिपीट करना पड़ेगा, कम से कम 2-3 बार इसे रिपीट करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि बहुत बहुत ज्यादा माइंड आपका बहुत ज्यादा शार्प है कि एक बार में आप इसको ऐड कर लोगे माइंड में। ठीक है, 2-3 बार इसको सुनना पड़ेगा, या फिर इसको लिखो और उसको बार बार इसको रिवीजन करो। 2-3 बार रिवीजन करना पड़ेगा आपको। ओके, तो यहाँ पे सामाजिक कल्याण प्रावधान हेतु कितने की बात की गई? यहाँ पे 7,724 करोड़ अलग से आवंटित किया गया है। ओके, आगे देखते हैं आगे क्या है। बिहार का यह बजट मुख्य रूप से रोजगार सृजन किसके लिए ये मेनली दिया गया है? बिहार का यह बजट मुख्य रूप से रोजगार सृजन और राज्य के मानव संसाधन ह्यूमन रिसोर्सेज को मजबूत करने के लिए करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। ओके, हालांकि इन योजनाओं की सफलता काफी हद तक केंद्रीय करों में राज्य की हिस्सेदारी और केंद्रीय अनुदान लगभग 24% निर्भरता पर टिकी हुई है। कि केंद्रीय केंद्र से भी तो अनुदान बहुत सारा आता है। अगर केंद्र से अनुदान नहीं आएगा तो राज्य अपने जो भी बजट बनाया हुआ है, तो उसमें जो पैसा एलोकेट करने की बात आएगी तो कहाँ से करेगा? तो बजट बनता है जब यूनियन बजट बनता है, तो सभी राज्यों को उसमें से कुछ एलोकेट किया जाता है, ताकि अपने राज्यों में वो लोग आगे योजनाएं वगैरह बना सके। तो लगभग 74% पर टिकी हुई है। कितने परसेंट पे? 24% पे टिकी हुई है। ओके, अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन क्या है इसमें? 2-3 क्वेश्चन है, वही जो मैंने आपको ऊपर बताया है वही क्वेश्चन है यहाँ पे, ताकि एक बार रिपीट भी हो जाए, आपको क्वेश्चन फॉर्म भी समझ में आ जाए। बिहार बजट 2026-27 के अनुसार आगामी वित्तीय वर्ष में राज्य का जीएसडीपी विकास दर कितने प्रतिशत होगा? बता चुका हूं मैं आपको, ये 15% है। ओके, 15% है ये। 15% कितना परसेंट अनुमानित किया गया है? ठीक है, तो बजट विवरण के अनुसार स्थिर और वर्तमान कीमतों पर बिहार का विकास दर 15% अनुमानित है, जो कि राष्ट्रीय औसत से अधिक है। ओके, राष्ट्रीय औसत से अधिक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए बिहार का कुल राजकोषीय घाटा जीएसडीपी का कितना परसेंट? तो 2.99% डायरेक्ट आप बता सकते हो, क्योंकि बता चुका हूं मैं पहले भी ये। ठीक है, लगभग कितना है? 29,112 करोड़ की बात की गई है यहाँ पे। ओके, 7 निश्चय 3 के तहत बिहार सरकार ने
वर्ष 2030 तक कितने नए रोजगार अवसरों के सृजन की महत्वाकांक्षी लक्ष्य तय किया गया है। ठीक है, तो लगभग कितने 1 करोड़ की बात की गई है यहाँ पे, 1 करोड़ की बात की गई है। ओके, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है यहाँ पे फोर्थ वाला, यहाँ पे मैंने ई ऑप्शन नहीं रखा है। ई ऑप्शन आपको समझ में आ गया होगा, ई ऑप्शन आजकल क्या चल रहा है। प्रयास नहीं किया गया है, नॉट अटेम्प्टेड, यही है जो फिफ्थ वाला ऑप्शन है। फिफ्थ वाले ऑप्शन में अगर आपको नहीं आ रहा है तो उसको आपको बबल करना पड़ेगा। अगर आप स्किप करते हो तो नंबर आपके कट हो जाएंगे। ओके, तो बिहार बजट 2026-27 में निम्नलिखित में से किस योजना के तहत पात्र किसानों को वार्षिक वित्तीय सहायता को बढ़ाकर 9,000, अभी बताया मैंने, जयप्रकाश नारायण से रिलेटेड, जननायक कर्पूरी ठाकुर से रिलेटेड था। जननायक कर्पूरी ठाकुर किसान सम्मान निधि से रिलेटेड था ये। तो ये आपका हो गया। ठीक है, बता दिया। एक और क्वेश्चन है यहाँ पे, बिहार बजट 2026-27 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या है, शिक्षा क्षेत्र को कुल बजट 68,260 करोड़ आवंटित किया गया है। ये ध्यान रखना कितना आवंटित किया गया है। ठीक है, 68,216 करोड़ रुपए आवंटित किया गया है। लगभग कितना परसेंट, 20% की बात की गई है, हम लोगों ने ऊपर पढ़ा है स्लाइड में। ठीक है, लगभग 20% की बात की गई है। राज्य की विकास योजनाओं की सफलता के लिए केंद्रीय करों और अनुदानों पर निर्भरता लगभग 74% है। बिल्कुल सही बात है, 24% की बात की गई है कि केंद्रीय कर और अनुदानों पर 24% यूनियन बजट या फिर उनके जो भी देते हैं, ठीक है, यूनियन सरकार, केंद्र सरकार, वो 74% के आसपास है। तो दोनों ये सही है भाई, सही हो गया। देख लो एक बार ये जो व्याख्या एक बार देख लेते हैं। बजट में शिक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए 68,206 करोड़ 2,216 करोड़ लगभग 20% दिए गए हैं। साथ ही राज्य कुल बजट योजनाएं काफी हद तक केंद्रीय हिस्सेदारी एवं अनुदान पर निर्भर करता है। केंद्रीय हिस्सेदारी एवं अनुदान पर निर्भर करता है, क्योंकि यह निर्भरता लगभग कितना परसेंट है, 74% की बात की गई है। ओके, तो ये आपका बजट था, जो कि आपका बजट अब बता दिया मैंने। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बजट। एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन, हो सकता है 3-4 क्वेश्चन भी आ जाए। एक क्वेश्चन तो मुश्किल है, एक क्वेश्चन तो नहीं, 2-3 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो बहुत ध्यान से सुन लीजिएगा और इसको करने की कोशिश करिएगा। ठीक है, एक दो बार देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग चलते हैं आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26। वहां पे 26-27 दे रखा था, यहाँ पे 25-26 की बात की गई है। तो आर्थिक सर्वेक्षण क्या होता है, ये समझने वाली बात है। आर्थिक सर्वेक्षण क्या होता है, जो पिछले वर्ष जो हम लोगों ने योजनाएं वगैरह बनाई हैं, ओके, ठीक है, बहुत सारी चीजें बनाई होती हैं, उससे रिलेटेड होता है कि 2025-26 में हम लोगों ने क्या किया है। ओके, और जो बजट होता है वो आने वाले जो समय होता है, जैसे 2026-27 में हम लोग कितना एलोकेट करेंगे, जैसे अभी हमने बताया भी कि 20% शिक्षा पे एलोकेट करने की बात की होगी, तो धीमे धीमे एलोकेट कर दिया जाएगा और ये एलोकेट हो चुका है। ओके, तो क्या हो चुका है इसमें, चीजें योजनाएं बन चुकी हैं, तो वो सब देखते हैं हम इसमें। हाँ, इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आर्थिक सर्वेक्षण से आते ही क्वेश्चन है और बजट से भी आते ही क्वेश्चन है, तो देख लो आप एक बार। ये बिहार का 20वां आर्थिक सर्वेक्षण है। पहले तो पॉइंट ये है कि कौन सा है ये, 20वां आर्थिक सर्वेक्षण है, जो राज्य की आर्थिक प्रगति, संरचनात्मक प्रवृत्तियों, क्षेत्रीय असमानताओं, सार्वजनिक वित्त की स्थिति तथा विकास प्राथमिकताओं की समग्र विश्लेषण आकलन प्रस्तुत करता है। ओके, क्या होता है ये कि आर्थिक प्रगति के बारे में बताता है, कितना प्रगति किया। ओके, संरचनात्मक प्रवृत्तियों के बारे में, क्षेत्रीय असमानता, सार्वजनिक वित्त स्थिति तथा विकास प्राथमिक का समग्र विश्लेषणात्मक आकलन प्रस्तुत करता है। ओके, आगे देखते हैं। बिहार का व्यापक आर्थिक स्थिति की बात किया जाता है इसमें। बिहार वर्तमान में देश में सबसे तेजी से बढ़ने वाले राज्यों में से एक है। स्थिर और वर्तमान मूल्यों पर राज्य का आर्थिक स्थिति इस प्रकार है। आर्थिक संकेतक, देखिए वर्तमान मूल्य में क्या होता है, इसमें महंगाई शामिल कर ली जाती है। वर्तमान मूल्य क्या होता है, इसमें महंगाई को शामिल कर लिया जाता है। जो भी महंगा कोई भी चीज होता है, इसमें महंगाई को शामिल किया जाता है। जबकि स्थिर मूल्य में क्या होता है, स्थिर मूल्य को 2011-12 के अनुसार लिया जाता है। इसमें से महंगाई का असर को हटा दिया जाता है। ओके,
इस वर्तमान मूल्यों में महंगाई को ऐड किया जाता है, जबकि स्थिर मूल्यों में महंगाई को इसमें नेग्लेक्ट किया जाता है। ओके, अब देखो सकल राज्य घरेलू उत्पाद जीएसडीपी, यहाँ पे 9,91,997 करोड़ की बात किया जा रहा है। और यहाँ पे अगर स्थिर मूल्यों की बात की जाए, स्थिर मूल्यों पे कितना है, कभी भी जो महंगाई, कभी भी जो सकल घरेलू उत्पाद होता है, अगर वर्तमान मूल्यों की बात की जाए तो वर्तमान मूल्य में महंगाई को यहाँ पे ऐड किया जाता है, तो कभी भी सकल जो ये आपका सकल राज्य घरेलू होगा, अ, वो वर्तमान मूल्यों पे अधिक ही होगा, ये ध्यान रखना, ठीक है। ऐसे भी क्वेश्चन आपको पास आ जाएंगे कि वर्तमान मूल्यों पे इसको पलट दिया जाए वहां पे एग्जामिनेशन में, तो ध्यान रखना कि वर्तमान मूल्यों पे कभी भी ज्यादा होगा और उसके बाद जो स्थिर मूल्यों पे उस पे कम होगा। तो कितना है, 9,91,997 करोड़ यहाँ पे है। अगर इसकी बात किया जाता है स्थिर मूल्यों पे, तो 5,331,372 करोड़ की बात की गई है यहाँ पे। शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद, ठीक है, तो यहाँ पे शुद्ध राज्य घरेलू अनुपात है 8,99,020 करोड़ रुपए की बात की गई है यहाँ पे। जबकि स्थिर मूल्यों पे आपको यहाँ पे 4,71,322 करोड़ की बात की गई है। आर्थिक वृद्धि दर कितना है, 13.1%। 13.1% आर्थिक ग्रोथ है। किसपे, ये किसपे है, ये आपके वर्तमान मूल्यों पे। ओके, जबकि स्थिर मूल्यों पे ये आपका वर्तमान मूल्य पे है, और जबकि स्थिर मूल्य पे 8.6% की बात की जा रहा है, ये वर्तमान मूल्य पे। ये वर्तमान मूल्य पे बात किया जा रहा है, और ये आपका स्थिर मूल्य पे बात किया जा रहा है। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा चीजें, ठीक है। प्रति व्यक्ति आय बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रति व्यक्ति आय आ जाता है कि प्रति व्यक्ति आय कितना है वर्तमान मूल्यों पे तथा स्थिर मूल्य पे। वर्तमान डायरेक्ट पूरा पूरा एकदम सही सटीक लर्न करना है इसको। 76,490 रुपीज, 76,490 रुपीज, ये आपका अ, वर्तमान मूल्य पे है। और जो ये है 40,973 की बात की जाए, ये आपका स्थिर मूल्य पे है प्रति व्यक्ति आय। क्षेत्रीय असमानता, जिला स्तरीय विश्लेषणों से पता चला है कि राजधानी पटना राज्य का सबसे समृद्ध है। सबसे समृद्ध मतलब सबसे अमीर की बात किया जा रहा है, सबसे अमीर है यहाँ पे, मतलब पैसे लोगों के पास यहाँ पे बहुत ज्यादा है। जबकि सीवर, सीवर एक छोटा सा डिस्ट्रिक्ट है जो कि दक्षिणी भाग में पड़ता है, बिहार के दक्षिणी भाग में पड़ता है, सॉरी उत्तरी भाग में पड़ता है। सबसे कम, सबसे कम प्रति व्यक्ति आय के साथ सबसे गरीब जिला भी है। सीवर सबसे गरीब जिला है तथा पटना सबसे समृद्ध जिला है। ये राज्य के भीतर विकास के असमान वितरण को दर्शाता है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि बहुत ज्यादा कहीं पटना में बहुत ज्यादा लोग के पास पैसे हैं, जबकि सीवर में बहुत कम लोगों के पास पैसे हैं, मतलब हैं, पैसे तो होंगे ही थोड़े बहुत, लेकिन मुकाबले में कम होंगे। क्षेत्रीय योगदान की बात की जा रही है यहाँ पे। क्षेत्रीय योगदान, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शरी सेक्टर में कितना कितना योगदान है, ये भी दे रखा है यहाँ पे। देखिए, बिहार की अर्थव्यवस्था में एक बड़ा संरचनात्मक स्ट्रक्चर इम्बैलेंस देखने को मिलता है। अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्रों जीएसडीपी में योगदान और उनके लगे रोजगार वर्कफोर्स का अनुपात काफी अलग है। ओके, तो अगर प्राइमरी सेक्टर की बात की जाए, प्राइमरी सेक्टर में क्या आ जाता है, कृषि आ जाता है। सेकेंडरी में क्या आएगा आपका, उद्योग एवं विनिर्माण आएगा। एंड टर्सरी में क्या आ जाएगा, आपका सेवा क्षेत्र आ जाता है। ठीक है, आपको मालूम है ये। अब देखिए, प्राथमिक क्षेत्र में जीएसडीपी में हिस्सा 18.3% है, 18.3% है। लेकिन राज्य का 54% आबादी अभी भी आजीविका के लिए इसी पर निर्भर है। यह कृषि क्षेत्र के प्रचंड बेरोजगारी या कम
उत्पादकता को दर्शाता है। देखिए, जीएसडीपी में इसका कितना हिस्सा है? 18.3% है। प्राइमरी सेक्टर का कितना परसेंट है? 18.3%। लेकिन अगर राज्य में 54% की बात की जाए, लेकिन राज्य की 54% आबादी अभी भी आजीविका के लिए 54% आजीविका के लिए कृषि पर डिपेंडेंट है। तो दोनों के बीच में कितना डिफरेंस हो जा रहा है, समझ में आ रहा होगा। ठीक है। द्वितीय क्षेत्र की बात की जाए तो यहाँ पे जीएसडीपी का हिस्सा 26.8% है और 24% लोग रोजगार मिला हुआ है। ओके। टर्शरी क्षेत्र की बात की जाए तो यहाँ पे 54.8% योगदान है, लेकिन रोजगार केवल 22% लोगों को ही दे पाता है ये। ओके। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तीनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको एक बार नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, इसको एक बार ध्यान रखना। आगे चलते हैं। राज्य की वित्तीय प्रबंधन, स्टेट फाइनेंस 2024-25 की बात की जा रही है यहाँ पे। राज्य की वित्तीय स्वास्थ्य और ऋण की स्थिति को निम्नलिखित आंकड़ों से समझा जा सकता है। देखिए, कुल व्यय कितना हुआ? 2,81,939 करोड़। जीएसडीपी का 28%, 28.4% की बात की जा रहा है यहाँ पे। ठीक है, 28.4% का। पूंजीगत व्यय, पूंजीगत व्यय में कितना हो गया? कैपिटल एक्सपेंडिचर में ₹62,924 करोड़, जीएसडीपी का 6.3%। ये बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए अच्छा संकेत है। ओके, मतलब कि खर्च हो रहा है इस पे काफी। अगर सकल राजकोषीय घाटा देखा जाए, फिजिकल डेफिसिट की बात की जाए, तो 41,223 करोड़, जीएसडीपी का 4.2%। यह एफआरबीएम एक्ट के समान लक्ष्यों से थोड़ा अधिक है। एफआरबीएम का लक्ष्य थोड़ा कम कहता है, लेकिन ये एफआरबीएम से थोड़ा ज्यादा हो जाए, राजकोषीय घाटा थोड़ा ज्यादा है, 4.2% की बात की जाए। देखिए, राजकोषीय घाटा कहा जाता है कि इतने परसेंट होना चाहिए, लेकिन बढ़ भी जाता है और कम भी हो जाता है। ठीक है, तो वो आर्थिक सर्वेक्षण में हमको मिलता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे 4.2% की बात की जाए, सकल राजकोषीय घाटा 4.2%। बकाया ऋण 3,24,134 करोड़, जो जीएसटी का 37.7। बकाया ऋण सबसे ज्यादा हमको लगता है बकाया ही दिया जाता है, डेप्थ दिया जाता है। ओके, 37.7 करोड़ की बात है। पूंजी निर्माण में सुधार, पिछले 5 वर्षों में सकल स्थिर पूंजी पूंजी निर्माण लगभग दोगुना होकर 70,460 करोड़ से 34, मतलब बहुत ज्यादा यहाँ पे बढ़ गया है, जो राज्य निवेश बढ़ने का प्रतीक है। ओके, समझ में आ रहा है आपको? ये सब डेटा है, इसको ध्यान रखना। कृषि उद्योग और बुनियादी ढांचा, एग्रीकल्चर इंडस्ट्री के बारे में बात की जा रहा है, एंड इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की जा रही है यहाँ पे। तो कृषि और संबंध क्षेत्र, खाद्यान्न उत्पादन पैटर्न की बात किया जाता है। बिहार के कुल अनाज उत्पादन में, अब देख लो यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पुटअप किया जाता है कि बिहार के कुल अनाज उत्पादन में चावल सबसे ज्यादा, शीर्ष 14.7%। इसके बाद गेहूं 32.1%। उसके बाद मक्का 27.1% का स्थान है। डायरेक्ट इसे क्रोनोलॉजी में लगाने के लिए आ जाता है सबसे ज्यादा, मतलब कि असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाने के लिए आ जाता है सबसे ज्यादा, उसके बाद उसके बाद उसके बाद। ओके, तो सबसे ज्यादा उत्पादन होता है आपका चावल का, जो कि 14.7% है। अगर गेहूं की बात किया जाए, गेहूं 32.1% है। अगर मक्का की बात किया जाए, मक्का आपका कितना है? 27.1%। पूरे खाद्यान्न का ये उत्पादित किया जाता है। मत्स्य पालन फिशरीज की बात की जाए, राज्य में कुल 960,000 टन मछली का उत्पादन हुआ, जिसमें मधुबनी जिला, सॉरी राज्य कह रहा हूँ, मधुबनी जिला पूरे राज्य में पहले स्थान पे है। तो सपोज कीजिए ये आपका बिहार है, तो मधुबनी कहाँ होगा? ये आपका गंगा रिवर है। ठीक है, तो ये वाला पोर्शन है, मधुबनी यहाँ पे है, जो कि नेपाल को भी टच करता है। आपको ये भी ध्यान रखना होगा कि मधुबनी जो है नेपाल को भी टच कर रहा है। कितने जिले नेपाल को टच करते हैं आपको मालूम है? ठीक है, तो ये सब चीजें बिहार स्पेशल में आते ही। नेक्स्ट है, अगर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात किया जाए, इंफ्रास्ट्रक्चर और परिवहन का बात किया जाए,
तो यहाँ पे सड़क नेटवर्क है। सड़क नेटवर्क में भारत के कुल सड़क नेटवर्क में बिहार की हिस्सेदारी 5.5% है। ओके, कितना है? भारत में सड़क का जितना हिस्सेदारी है, मतलब कि 100% है, उसमें 5.5% बिहार में है। सबसे ज्यादा अगर सड़क की बात की जाए तो ऐसे क्वेश्चन पुटअप किए जा सकते हैं, सबसे ज्यादा सड़क कहाँ पे अभी है, तो महाराष्ट्र में। एक बार देख लीजिएगा, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है, लेकिन हाँ महाराष्ट्र में है, क्वेश्चन आया हुआ है ये। ओके, कि सबसे ज्यादा सड़क का जाल कहाँ पे, किस राज्य में है। पिछले दशक में सड़क परिवहन क्षेत्र में 13.4% की शानदार वार्षिक वृद्धि दर्ज की जा रही है। तो कि ये इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए अच्छा है, परिवहन के लिए अच्छा है, क्योंकि इस क्षेत्र में एलोकेट किया जा रहा है पैसा, और पैसे को लगाया जा रहा है ताकि सड़क परिवहन का जो हो सके, मतलब स्मूथ हो सके, एक तरीके से कह सकते हैं। ठीक है। और बिहार न्यू गंगा पुल एशियाई बैंक एडीबी के सहयोग से 4,988 करोड़ की लागत से 6 लेन वाले इस मेगा ब्रिज का निर्माण 6 लेन वाला है। और एडीबी के सहयोग से, मतलब कि एशियाई डेवलपमेंट बैंक पैसा देगा। ठीक है, ताकि इस ब्रिज को बनाया जा सके। कौन देगा? एडीबी। डिजिटल गवर्नेंस और ऊर्जा की बात की जाए यहाँ पे, तो डिजिटल पहल में शासन में पारदर्शिता के लिए सीटीएन, पुलिसिंग, सीएफएमएस, वित्तीय प्रबंधन, साइबर सेल, ई चलान और बिहार एआई मिशन की शुरुआत की गई है। ये बस समझ लीजिए किस किस चीजों का इसके लिए, डिजिटल गवर्नेंस और एनर्जी के लिए किस किस चीजों का उपयोग किया जाता है, आपके मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। कनेक्टिविटी की बात की जाए तो राज्य में टेली घनत्व 57.2% और इंटरनेट घनत्व 43.1 तक पहुंच गया है। ऊर्जा खपत की बात की जाए तो प्रति व्यक्ति बिजली की खपत लगभग 304 किलोवाट घंटा हो गया है। ओके, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, फैक्ट फैक्ट है, ये आ सकता है। 304 किलो वाट घंटा हो गई है, जो राज्य में बढ़ते औद्योगिक और जीवन स्तर में सुधार को दर्शाता है। ओके, समझ लीजिएगा इसे। सामाजिक क्षेत्र महिला सशक्तिकरण की बात की जाए तो महिला सशक्तिकरण, शिक्षा और स्वास्थ्य में मतलब सामाजिक क्षेत्र के अंतर्गत लिया गया है। इसमें क्या है? महिला केंद्रीय बजट वर्ष 2018-19 से 2023-24 के बीच महिलाओं का कल्याण और विकास पर किए जाने वाले व्यय में 3.4% गुणा की भारी वृद्धि की गई है। ठीक है, बहुत ज्यादा वृद्धि हुई है। कितने परसेंट की हुई है? 3.45 3.45 गुना की भारी वृद्धि हुई है। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना बाल विवाह को रोकने और लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 18 वर्ष या उससे अधिक आयु में विवाह करने वाले विवाह करने वाले बीपीएल परिवारों की लड़कियों को 5,000 की वित्तीय सहायता दी जा रही है। ओके, तो कितने हजार की वित्तीय सहायता दी जा रही है? यहाँ पे 5,000 की वित्तीय सहायता दी जा रही है। जीवन प्रत्याशा देखिए, जीवन प्रत्याशा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके प्री के लिए और मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जीवन प्रत्याशा बढ़ा है कि कम हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे बिहार में जन्म के समय जीवन प्रत्याशा महिलाओं के लिए 69.7 वर्ष और पुरुषों के लिए 68.9, मतलब महिलाएं ज्यादा जीती हैं और पुरुष यहाँ पे कम जीते हैं। 69.7% की बात की गई है, और पुरुषों के लिए कितना है? 68.9 वर्ष रही है। यानी महिलाएं महिलाएं जो है पुरुषों से अधिक जी रही हैं। क्यों जी रही हैं, आप लोग को मालूम होगा। साक्षरता दर की बात की जाए तो 2001 से 2011 के बीच बिहार की साक्षरता दर 47% से बढ़कर कितना हो गया? 16.8%। ओके, ये साक्षरता दर कितना हो गया? 16.8% की बात की जा रही है। और यहाँ पे महिलाओं की साक्षरता भी पूछ लेता है तो 15 पॉइंट समथिंग है यहाँ पे, 15 पॉइंट। और यहाँ पे पुरुष की साक्षरता की बात की जाए तो यहाँ पे 71% के आसपास है। ओके, ओवरऑल 61.8% है। ओवरऑल 61.8%। पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन, इन्वायरमेंट एंड क्लाइमेट चेंज की बात की जाए यहाँ पे, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन के बारे में यहाँ पे देखते हैं हम लोग। हरित आवरण में वृद्धि हुई है। हरित आवरण में वृद्धि हो गई है, कितनी हुई है ये देखने वाली बात है यहाँ पे। वर्ष 2011-12 से 2024 के बीच बिहार के वन क्षेत्र में
10.6% की वार्षिक वृद्धि दर्ज की गई है। कितने परसेंट की? 10.6% की वार्षिक वृद्धि दर्ज की गई है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। वन क्षेत्र का विस्तार हुआ है। पिछले 12 वर्षों में राज्य के कुल वन क्षेत्र में 689 वर्ग किलोमीटर की बढ़ोतरी हुई है। और जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जल जीवन हरियाली मिशन। जल जीवन हरियाली मिशन, आप इसका उपयोग मेंस एग्जाम में कर सकते हैं कि जल जीवन हरियाली हरियाली जैसे अभियानों का उपयोग करके वन क्षेत्र में बढ़ोतरी की जा रही है। ओके, जल जीवन हरियाली जो है, ये अभियान नीतीश सरकार के समय आया हुआ है। ठीक है, तो डायरेक्ट क्वेश्चन पुट अप किया जा सकता है जल जीवन हरियाली के अभियान के परिप्रेक्ष्य में। यहाँ पे एनालिटिकल टेकअवे, सकारात्मक पहलू क्या है यहाँ पे? पॉजिटिव्स, बिहार के विकास दर 8.6 स्थिर मूल्यों पर राष्ट्रीय औसत के मुकाबले काफी मजबूत है। ठीक है, राष्ट्रीय औसत के मुकाबले में बहुत ज्यादा यहाँ पे बढ़ गया है। बुनियादी ढांचे, सड़क जो है, पुल है, पर्यावरण, वन क्षेत्र में लगातार निवेश हो रहा है। महिला सशक्तिकरण पर बजट खर्च बढ़ा हुआ है। और चिंता की विषय क्या है, चैलेंजेस क्या है अभी इसमें? चैलेंजेस देख लीजिए। राज्य पर बकाया कर, जीएसडीपी का 37.7%, जीएसडीपी का सॉरी राज्य पर बकाया कर जीएसडीपी का 37.7% और राजकोषीय घाटा 4.2% वित्तीय दबाव को दर्शाते हैं। इसके अलावा आधे से अधिक आबादी 54% का कृषि पर निर्भरता होना, आर्थिक उत्पाद में कृषि का हिस्सा केवल 18.3% होना, यह बताता है कि राज्य को अभी और अधिक मैन्युफैक्चरिंग उद्योगों और सर्विस सेक्टर में नौकरियों पर पैदा करना, नौकरियों सर्विस सेक्टर में नौकरियां पैदा करने की जरूरत है। ओके, आपको यह समझ में आ गया होगा यहाँ पे कि जो सबसे ज्यादा अगर बात की जाए, 54% कृषि पर निर्भर है लोग। ओके, 54% अभी भी कृषि पे बिहार में लोग निर्भर है। लेकिन अगर कृषि की हिस्सेदारी की बात की जाए तो 18.3%। मैं आपको पिछले स्लाइड में ही बता चुका हूं ये बात। ओके, आगे देखते हैं, थोड़ा सा और है। कुछ क्वेश्चन है, उसको देख लेते हैं, उसके बाद बस वाइंड अप करते हैं आपके। ठीक है, और 5 मिनट्स ज्यादा से ज्यादा। तो बिहार बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार राज्य के सकल राज्य घरेलू उत्पाद जीएसडीपी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। यहाँ पे ये क्वेश्चन ऐसे पुट अप किया जा सकता है कि वित्त, पहला स्टेटमेंट जो क्या है आपका, ये देखिए, वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए स्थिर कीमत 2011-12 में बिहार का जीएसडीपी 5,31,372 करोड़ अनुमानित है। स्टेटमेंट टू है या रॉन्ग है, ये ध्यान रखना है। ये फर्स्ट स्टेटमेंट टू है या रॉन्ग है? तो जो पहला स्टेटमेंट है ये आपका राइट है, फर्स्ट स्टेटमेंट आपका राइट है। और स्थिर मूल्य पर राज्य की आर्थिक वृद्धि दर 13.1 दर्ज की गई है, जो कि आपका रॉन्ग हो जाएगा। 13.1 नहीं दर्ज की गई, यहाँ पे कितना दर्ज किया गया है? 8.6% है, जबकि 13.1% वृद्धि दर वर्तमान मूल्यों पे किया गया है। ओके, तो ये जो सेकेंड स्टेटमेंट है ये आपका रॉन्ग हो जाएगा। थर्ड स्टेटमेंट की बात की जाए, यहाँ वर्तमान मूल्य पर बिहार की प्रति व्यक्ति आय कितना है? 76,490 हो गई है, तो बिल्कुल सही है, ये स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार राज्य की अर्थव्यवस्था में संरचनात्मक असंतुलन, स्ट्रक्चरल इम्बैलेंस की बात की जाए तो मुख्य कारण क्या है? द्वितीय क्षेत्र का सकल घरेलू उत्पाद में योगदान 50% से अधिक का होना, प्राथमिक क्षेत्र जीएसटी में हिस्सा का मात्र 18.3% है, जबकि 54% रोजगार इसी क्षेत्र पर निर्भर है। तो यही वाला होगा ना, सेकेंड वाला ही होगा ना। मैं आपको बता चुका हूँ, बहुत बार बता चुका हूँ इसको। ठीक है, तो सेकेंड वाला ही होगा, इसको आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे देखिए, ये वाला जो क्वेश्चन है, इसको मैं जो फॉलोइंग में है, सर्वाधिक समृद्ध जिला मालूम है आपको, पटना ही है। मत्स्य पालन मधुबनी है। खाद्यान्न उत्पादन में सर्वाधिक योगदान गेहूं का नहीं है, चावल का है। तो पहला और दूसरा मैच द फॉलोइंग में सही हो जाएगा और रॉन्ग हो जाएगा। ओके, तो ऐसे ही क्वेश्चन आपके आते हैं, जितना मैंने आपको बताया बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार इसको आराम से पढ़िएगा
और इसको देखिएगा, और क्या कहते हैं कि इसको एक बार अपने कॉपी में लिख लीजिएगा और उसके बाद रिवीजन करिएगा। ओके, तो नेक्स्ट जो सेशन होगा हमारा मार्च का होगा। फरवरी का मैंने बता दिया, फरवरी में केवल आर्थिक सर्वेक्षण और बजट के बारे में दे रखा है मैंने। तो आप इसको ध्यान से देखिएगा और बहुत अच्छे से तैयारी कीजिए, बहुत ज़्यादा समय नहीं बचा है आपके पास। तो थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।